राम राम जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हेलो दोस्तों। आपका तहे दिल से स्वागत है। आप सबका साथ ही हमारी असली ताकत है। आज की कहानी ने आपको क्या सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अयाह में भोला प्रसाद मिश्र का परिवार रहता था। भोला प्रसाद चक गाजीपुर स्थित एक शासकीय प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार बड़ा था, पत्नी, 4 बेटियां और 2 बेटे। भोला प्रसाद शिक्षक के महत्व को भली भांति समझते थे क्योंकि वे स्वयं शिक्षक थे। उन्होंने अपने बच्चों को न सिर्फ अच्छी पढ़ाई कराई बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार भी दिए। समय के साथ जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने धीरे धीरे बेटियों के विवाह कर दिए। उनके बड़े बेटे राजीव ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षा विभाग में ब्लॉक समन्वयक के पद पर नौकरी शुरू की। जब उसकी नौकरी स्थिर हो गई तो उसकी भी शादी कर दी गई। पिता के आर्थिक सहयोग से राजीव ने फतेहपुर में अपना मकान बनवा लिया। वो अधिकतर वहीं पत्नी के साथ रहता था और माता पिता के पास केवल तब आता जब उसकी पत्नी मायके जाती थी। अब भोला प्रसाद के पास छोटे बेटे हरिओम और सबसे छोटी बेटी रिया की जिम्मेदारी बची थी। हरिओम ने पढ़ाई के बाद नौकरी करने के बजाय पुश्तैनी खेती किसानी संभालने का निर्णय लिया और उसमें अच्छा काम करने लगा। वहीं 20 वर्षीय रिया ने ग्रेजुएशन के बाद फतेहपुर स्थित एक एप्टेक कंप्यूटर सेंटर में दाखिला लिया और रोज टेम्पो से फतेहपुर आना जाना करने लगी। जब हरिओम ने खेती पूरी तरह संभाल ली तो भोला प्रसाद ने ललौली थाना क्षेत्र के ग्राम सिधाव निवासी विनोद शुक्ल की बड़ी बेटी मधु से उसका विवाह कर दिया। इस तरह परिवार की एक और जिम्मेदारी पूरी हो गई और धीरे धीरे सबका जीवन अपने अपने ढंग से चलने लगा। मधु की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। उसके साथ जैसे मायके की सारी रौनक भी चली गई। पहले घर में हर वक्त हंसी खुशी और चहल पहल रहती थी। पिता विनोद खेत से थक कर आते तो बेटी की हंसी देखकर उनकी सारी थकान मिट जाती थी। लेकिन शादी के बाद घर सूना और उदास हो गया। विनोद बेटी को बार बार अपने पास नहीं बुला सकते थे क्योंकि शादी के बाद उसका घर ससुराल ही माना जाता था। अब उस पर सबसे ज्यादा हक उसके ससुराल वालों का था। फिर भी जब विनोद को बेटी की बहुत याद आती तो वो अय्याह गांव जाकर उससे मिलते और कुछ समय साथ बिताकर मन हल्का कर लेते थे। मधु के ससुर भोला प्रसाद मिश्र, जेठ राजीव और पति हरिओम सुबह जल्दी अपने अपने काम के लिए निकल जाते थे। मधु की ननद रिया अभी अविवाहित थी। उसने ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया था और रोज अपने सेंटर चली जाती थी। इस तरह दिन में घर में सिर्फ मधु और उसकी बुजुर्ग सास रह जाती। सुबह के काम निपटाने के बाद मधु अक्सर अपनी सास के पास बैठकर घरेलू बातें करती और समय बिताती थी। एक दिन की बात है, मधु के पिता विनोद बेटी से मिलने उसके ससुराल आए। उस समय रिया कंप्यूटर सेंटर जाने की तैयारी कर रही थी। विनोद को देखते ही उसने हंसी मजाक में ऐसी बातें कहना शुरू किया जो हल्की फुल्की छेड़छाड़ जैसी लग रही थीं। शुरुआत में तो माहौल सामान्य था, फिर रिया ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो जीजा साली के मजाक में कही जा सकती थी, परंतु पिता बेटी जैसे रिश्ते में ये बिल्कुल अनुचित थी। असल में रिया मधु की छोटी ननद थी और उस नाते विनोद के लिए वो भी बेटी जैसी ही थी। बेटियां कभी अपने पिता समान लोगों से ऐसे शब्द या संकेत नहीं करती। इस तरह की बात सुनकर विनोद का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। अभी तक जो माहौल हल्का फुल्का और हंसी मजाक से भरा था वो अचानक असहज हो गया। ये पल विनोद के मन में एक चुभन छोड़ गया क्योंकि ये उनके संस्कार और रिश्तों की मर्यादा के खिलाफ था। विनोद रिया की उस पहली टिप्पणी पर थोड़ी देर के लिए चुप और गंभीर हो गए। उन्होंने रिया की ओर गहरी नजर से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी अर्थपूर्ण मुस्कान थी। माहौल में कुछ अलग सा तनाव बनने लगा था, लेकिन तभी मधु वहां आ गई और पिता पुत्री अपनी बातों में व्यस्त हो गए। रिया कंप्यूटर सेंटर चली गई। थोड़ी देर में विनोद ने भी मन से वो बात निकाल दी। उन्होंने सोचा कि रिया पढ़ी लिखी, बेबाक और बिंदास स्वभाव की लड़की है जो बिना सोचे समझे मन की बात कह देती होगी। उसकी नीयत में कुछ गलत नहीं होगा। कुछ दिन बाद विनोद फिर बेटी से मिलने पहुंचे। उस दिन सेंटर की छुट्टी होने के कारण रिया घर पर ही थी। उसने पहले की तरह उत्साह से उनका स्वागत किया और हंसते मुस्कुराते हुए बातें करने लगी। रिया के सामान्य और आत्मीय व्यवहार को देखकर विनोद का मन पूरी तरह साफ हो गया। उन्हें लगा कि उस दिन जो भी हुआ वो बस नादानी में कहा गया एक शब्द था। विनोद ने उसे फिर से बेटी की तरह ही अपनाया और सहज होकर उससे बातें करते रहे। बातचीत के दौरान रिया ने मधु से सुनी एक बात का जिक्र किया कि विनोद बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। इस पर विनोद ने बताया कि जब मधु छोटी थी तो वो उसे परियों की दुनिया और चांद तारों की सैर जैसी कहानियां सुनाकर बहलाते थे। ये सुनकर रिया भी बच्चों जैसी उत्सुकता में भर गई और चाहने लगी कि विनोद उसे भी कोई कहानी सुनाए। माहौल एक बार फिर हल्का फुल्का और हंसमुख हो गया। रिया की बातों में उस दिन एक अलग ही रंग था।
उसके लहजे में चंचलता तो थी, लेकिन साथ ही एक ऐसा संकेत भी जो साधारण मजाक से आगे बढ़ता था। उसकी मुस्कान में शरारत के साथ कुछ छिपा हुआ अर्थ झलक रहा था, मानो वो जानबूझकर परख रही हो कि सामने वाला उसकी बातों को कैसे लेता है। विनोद एक क्षण को ठिठक गए। वो पहले इसे सामान्य छेड़छाड़ समझ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रिया के शब्द आगे बढ़ते गए, उनके भाव में एक तरह की चुनौती और रहस्य की परतें खुलने लगी थीं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और बेबाकी थी, जो ये दिखाती थी कि वो अपनी बातों का असर समझती है। इस पल ने विनोद के मन में हलचल पैदा कर दी। अब वो रिया को केवल बेटी जैसी ननद के रूप में नहीं देख पा रहे थे। उनके मन में पहली बार एक नई तरह की जिज्ञासा ने जन्म लिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये युवती ना सिर्फ अपने रूप और व्यक्तित्व में आकर्षक है, बल्कि अपनी बातों और अंदाज से भी माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की कला रखती है। घर का वातावरण उस समय शांत था। दूर कहीं बर्तनों की हल्की खनक और आंगन से आती धूप का स्थिरपन इस पल को और गहरा बना रहे थे। रिया की बातों और उसके लहजे में लगातार ऐसी चंचलता थी जो अब हल्के मजाक से आगे बढ़ चुकी थी। वो इशारों और शब्दों से माहौल को एक अलग दिशा में ले जा रही थी। विनोद, जो पहले इसे सामान्य बातचीत मान रहे थे, अब समझने लगे थे कि उसके इरादों में केवल मजाक नहीं है, बल्कि एक तरह की परख और चुनौती भी है। लेकिन उसी पल स्थिति अचानक ऐसी हो गई कि विनोद का मन पूरी तरह उत्तेजित होने लगा। रिया के शब्द अब सीधे सीधे उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव और खिंचाव आ गया, जिसे दोनों महसूस कर रहे थे। फिर भी एक क्षण ऐसा आया जब रिया ने स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी दे दी कि अगर किसी ने उन्हें इस हाल में देख लिया तो न सिर्फ उनकी बल्कि मधु की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठ सकता है। उसकी ये बात विनोद के लिए एक झटका थी। वो तुरंत जैसे नींद से जाग गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये स्थान उनकी बेटी का ससुराल है और यहाँ किसी भी तरह की गलती का असर सीधा मधु के जीवन पर पड़ सकता है। उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला और बातचीत को सामान्य दिशा में मोड़ने की कोशिश की। रिया भी सहज होकर मानो कुछ हुआ ही ना हो, हल्के अंदाज में बात करने लगी। उसने कहा कि वो विनोद के लिए कोई ठंडा और ताजगी देने वाला शरबत बनाने जा रही है। उसी समय मधु कमरे में आ गई। उसने रिया के कुछ शब्द सुन लिए और मुस्कुराकर पूछा कि वो पिताजी को क्या पिलाने की बात कर रही थी। रिया ने तुरंत बात को सामान्य रूप दे दिया और कहा कि वो सिर्फ गर्मी से राहत देने वाला पेय बनाने की बात कर रही थी। मधु को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मौसम ठंडा था, लेकिन रिया ने सहजता से जवाब दिया कि अलग अलग जगह का तापमान अलग अलग होता है और यहां आते ही गर्मी महसूस होने लगी है। कुछ देर और सामान्य बातचीत के बाद रिया शरबत बनाने चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, विनोद ने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि कहीं मधु के सामने रिया ऐसी कोई बात न कह दे जिससे उनकी इज्जत और बेटी का विश्वास दोनों टूट जाएं। रिया ने विनोद के लिए शरबत बनाया और वो उसे पीकर सामान्य बातें करने लगा। तभी भोला प्रसाद लौट आए और विनोद के रहने की व्यवस्था पर ध्यान दिया। उन्होंने विनोद को आश्वस्त किया कि घर में सुरक्षित और आरामदायक माहौल है और उसे पूरी तरह स्वागत किया जाएगा। रिया का चुलबुला स्वभाव और विनोद के प्रति उसका सहज आकर्षण विनोद के मन में उलझन और जिज्ञासा पैदा कर रहा था। विनोद ने अपने मन को संभाला और निर्णय लिया कि उसे अपनी सोच और व्यवहार को नियंत्रण में रखना होगा। उसने ये महसूस किया कि ये घर केवल उसकी बेटी का है और यहाँ किसी भी तरह की अनुचित स्थिति का असर सीधे परिवार और मधु के जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे विनोद भी हार रहा था। रात का सन्नाटा गहराने लगा था। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं और मेहमान खाने में विनोद का बिस्तर पहले से लगा दिया गया था। वो दरवाजा आधा खुला छोड़कर अंधेरे में लेट तो गया, लेकिन नींद उसकी पलकों से कोसों दूर थी। दिमाग में दिन भर की घटनाएं और रिया की मुस्कान बार बार तैर रही थीं। गांव के सूनेपन में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें भर रह गई थीं। विनोद को लग रहा था कि शायद सबके सो जाने के बाद कोई अनचाही लेकिन चाही हुई आहट उसकी ओर बढ़ेगी। कुछ देर बाद कदमों की बहुत धीमी आहट उसके कानों तक पहुंची। दरवाजे की चरमराहट हुई और कमरे में हल्की सी परछाई दाखिल हुई। वो बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन विनोद समझ गया कि ये वही है जिसका ख्याल उसे पूरे दिन सताता रहा था। दोनों के बीच कुछ पल चुप्पी रही, फिर फुसफुसाहट में कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ। उस माहौल में बातचीत से ज्यादा उनकी चुप्पी ज्यादा मुखर थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कमरे की हवा और भी भारी और गर्म होती गई। सारी रात रिया विनोद के कमरे में प्यार के फूल खिलाती रही।
रात बीतने के बाद ये अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। आने वाले दिनों में विनोद का आना जाना बढ़ गया और रिया भी कभी कभी उसके घर आने लगी। सबके सामने उनका रिश्ता एक मासूम चाचा चची का था, लेकिन निजी पलों में एक अलग ही कहानी चल रही थी। धीरे धीरे विनोद को यह भरोसा हो गया कि वो इस रिश्ते पर पूरी तरह अधिकार रखता है। उसे लगता था कि उसने रिया को ऐसे बांध रखा है कि वो कभी अलग नहीं होगी। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ महीनों में ही रिया का रवैया बदलने लगा। उसने मिलना जुलना कम कर दिया। फिर एक दिन तो उसकी नजरें भी विनोद से चुराने लगी। बातचीत लगभग खत्म हो गई। उस रात का सन्नाटा असामान्य था। गांव की गलियों में हल्की ठंडक और अंधेरे का एक अलग ही बोझ था। घर के भीतर हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था, मगर विनोद का मन बेचैन था। उसने जिस रिश्ते को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश की थी, वही अब उसके लिए बोझ और भय बन गया था। रिया जो उम्र में जवान थी और पढ़ाई के बहाने शहर तक आती जाती थी, अब पूरी तरह विनोद के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। शुरू में विनोद को भरोसा था कि रिया उसकी पकड़ में रहेगी, लेकिन हालात उसके सोचे विपरीत निकले। रिया की स्वतंत्र सोच, उसके बंधन न मानने का स्वभाव और युवाओं के बीच बढ़ती उसकी मेलजोल ने विनोद की नींव हिला दी। रिश्तेदार होने के बावजूद उसने पहले ही अपने जीवन को गलत राह पर मोड़ दिया था, लेकिन अब रिया का उन्मुक्त स्वभाव उसके लिए दोहरी चिंता का कारण बन गया। गांव का माहौल जहां औरतों के आचरण पर कड़ी निगरानी रखता था, वहीं रिया का दिन में शहर जाना और युवकों के साथ खुले तौर पर घूमना विनोद के लिए भयावह सपना बन गया। उसे यकीन था कि अगर देर सबेर ये राज खुला तो सबसे पहले सवाल उसी पर उठेंगे। उस रात जब विनोद अपने बिस्तर पर लेटा, नींद उससे कोसों दूर थी। उसके भीतर डर और बेचैनी की आंधी चल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जो संबंध उसने अपनी मर्जी से बनाया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। उसके मन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वो इस खतरे से कैसे छुटकारा पाए। 11 जनवरी 2008 की शाम आई। सर्द मौसम की धुंध से ढकी सड़कें, हल्की रोशनी और पसरा हुआ सन्नाटा। इस सब के बीच रिया फतेहपुर से टेम्पो द्वारा गांव लौट रही थी। दिन भर की थकान के बावजूद उसके चेहरे पर यह आभास नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का अंतिम सफर साबित होने वाला है। जैसे ही उसने 10वां मील नामक स्थान पर टेम्पो से कदम बाहर रखा, पीछे से तेज रफ्तार में आ रही मार्शल कार ने उसे बेरहमी से कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वो सड़क पर गिर पड़ी। लेकिन घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उसी कार से एक शख्स उतरा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रिया पर गोली चला दी। गोली सीधा उसके शरीर को भेद गई। रिया ने वहीं अंतिम सांस ली। ये सब कुछ चंद ही पलों में हुआ, लेकिन इसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आसपास के गांवों में चीख पुकार मच गई। गोली की आवाज सुनते ही अया गांव के भोला प्रसाद, हरिओम और अन्य ग्रामीण दौड़े चले आए। उन्होंने सड़क पर रिया की मर्जीव देह देखकर स्तब्ध रह गए। कोई उसे उठाने की कोशिश करता तो कोई वहीं जोर जोर से विलाप करने लगा। ये दृश्य पूरे गांव के लिए गहरी चोट बन गया। ग्रामीणों के बीच अफरा-तफरी के बीच भोला प्रसाद में हिम्मत जुटाई और सीधे गाजीपुर थाना जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 7/2008 धारा 302 आईपीसी में कायम हुआ। थाना अध्यक्ष गिरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पहुंचे। सड़क पर फैले खून के धब्बे, टायरों के निशान और ग्रामीणों की डरी सहमी आंखों से बयान लेते हुए उन्होंने पूरी गंभीरता से मुआयना किया। लेकिन शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। कार का नंबर किसी ने साफ नहीं देखा था और हमलावर का चेहरा भी पहचान से बाहर था। रिया के परिजनों से भी पूछताछ हुई, लेकिन वो स्पष्ट कारण बताने में चुप्पी साधे रहे। उनके दुख का आलम गहरा था, परंतु पुलिस को यह आभास हो चुका था कि मामला साधारण सड़क हादसा नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। उस रात पूरा इलाका दहशत में था। गांव की गलियों में लोग खामोशी से यही चर्चा करते रहे कि आखिर कौन था जिसने इतनी निर्दयता से बीच सड़क पर एक लड़की की जान ले ली थी।
12 जनवरी की शाम को मामला अचानक मोड़ लेता है। एक मुखबिर थाने आकर पुलिस को बताता है कि जिस मार्शल कार से रिया को टक्कर दी गई थी उसमें 3 लोग सवार थे। उनमें से एक को चश्मदीद गवाह ने पहचान लिया था। वो था सिधाव गांव का अजय माली। ये नाम सुनते ही पुलिस एक्टिव हो गई। ललौली थाना पुलिस की मदद से सिधाव गांव में छापेमारी की गई, लेकिन अजय गायब मिला। कई ठिकानों पर दबिश दी गई पर हर जगह नाकामी ही हाथ लगी। इसके बावजूद गिरेंद्र सिंह और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। मुखबिरों को सक्रिय कर दिया गया और लगातार तलाश जारी रही। आखिरकार 14 जनवरी को चक सरकन रोड पर अजय माली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तारी होते ही उसने जो सच उगला, उससे ये मामला पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। साजिश का सूत्रधार वही विनोद शुक्ल था। रिया और विनोद का रिश्ता महज जान पहचान तक ही सीमित नहीं था। एक दौर में रिया ने उसे अपनी नज़दीकी दी थी, लेकिन समय के साथ उसने ये रिश्ता पूरी तरह तोड़ दिया था। अब वो विनोद को अपने आसपास तक सहन करने को तैयार नहीं थी। यही दूरी विनोद की सबसे बड़ी बेचैनी और भय का कारण बन गई थी। इस प्रकार पुलिस की जांच ने उस परत दर परत कहानी को उजागर करना शुरू कर दिया, जिसमें एक गलत रिश्ते ने अंततः एक निर्दोष जान की बलि दे दी। ये बदलाव विनोद के लिए असहनीय था। जिस औरत को वो अपनी मलकियत समझ बैठा था, वही उसे अब नकार रही थी। विनोद के लिए ये सिर्फ मोहभंग नहीं, बल्कि उसकी झूठी इज्जत पर चोट थी। उसके मन में ये डर भी बैठ गया था कि रिया के इनकार और बेरुखी से समाज में उसकी हंसी उड़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी हवस और लालच उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। इन्हीं दो भावनाओं के बीच विनोद का मन उलझा रहा। एक तरफ रिया को खो देने का डर, दूसरी ओर उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेने की चाह। इसी संघर्ष ने उसे खतरनाक रास्ते की ओर ढकेल दिया। उसने तय कर लिया कि अगर रिया उसकी नहीं रही तो वो किसी की भी नहीं रह पाएगी। योजना बड़ी ठंडी और निर्मम थी। विनोद ने अपने रिश्तेदार बाल मुकुंद मिश्र को मार्शल गाड़ी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया। वही गाड़ी उस शाम रिया का पीछा करने और उसे कुचलने के लिए इस्तेमाल हुई। बाल मुकुंद खुद ड्राइवर की सीट पर था। इस खेल में अजय को सिर्फ साथ बनाए रखने और माहौल संभालने के लिए रखा गया था, जिसे विनोद ने 5,000 रुपए का लालच देकर शामिल किया। 12 जनवरी की उस रात जब पुलिस ने मुखबिर से सूचना पाई, तब तक इस पूरी साजिश के पीछे छिपे मकसद की परतें खुलनी बाकी थीं। लेकिन धीरे धीरे साफ हो रहा था कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये एक ऐसे आदमी की चाल थी जिसके भीतर अस्वीकार की जलन और अपनी इच्छाओं के टूटने का डर हत्या जैसा कृत्य करा सकता था। भोला प्रसाद और उनके बेटे राजीव के बीच का तनाव हर किसी को पता था। आए दिन का झगड़ा उनके रिश्तों को तोड़ चुका था। यही दूरी विनोद ने अपने फायदे के लिए हथियार बना ली। उसने ठान लिया कि भोला प्रसाद की हत्या कर दी जाए और इसका इल्जाम राजीव पर डलवा दिया जाए। अगर राजीव जेल जाता तो स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग भोला प्रसाद की ताकत और घर की सत्ता उसी के हाथ में आ जाती। हरिओम पहले ही उसके इशारों पर चलने वाला था। ऐसे में रिया पर पूरी तरह से दबाव बनाकर वो अपनी हवस की आग भी शांत कर सकता था। विनोद की ये मंशा किसी एक दिन की उपज नहीं थी। वो लंबे समय से मौका तलाश रहा था। यहाँ तक कि एक बार उसने भोला प्रसाद की कनपट्टी पर तमंचा सटाकर ट्रिगर भी दबा दिया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और गोली मिसफायर हो गई। उस वक्त उसने इसे मजाक में टाल दिया और भोला प्रसाद ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन विनोद के दिमाग में लगातार यही योजना पल रही थी कि कैसे रास्ते से रोड़ा हटाया जाए। कुछ दिन बाद फतेहपुर से आई खबरों ने विनोद को बेचैन कर दिया। उसे महसूस हुआ कि अब हालात उसके काबू से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में उसे रिया से स्थायी छुटकारा पाना ही होगा, वरना उसकी बेटी का दाम्पत्य और उसकी अपनी स्थिति दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इसी उधेड़बुन के बीच अचानक उसे वो मौका मिला जिसकी तलाश वो लंबे समय से कर रहा था। एक दिन राजीव का फोन आया। राजीव ने विनोद को फतेहपुर बुलाया। वहां मुलाकात के दौरान राजीव ने साफ कर दिया कि वो रिया के आचरण से तंग आ चुका है। उसे डर था कि अगर उसकी बदनामी फैल गई तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
समाधान के रूप में उसने वही बात कही जो विनोद सुनना चाहता था। रिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, यह आश्वासन देते हुए उसने नोटों की गड्डी विनोद के हवाले कर दी। ये गड्डी सिर्फ नोटों की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे खेल की चाबी थी जिसमें इंसानियत, रिश्ते और खून का रिश्ता सब दांव पर लग गया। विनोद ने इसे अपनी मुट्ठी में लिया और समझ गया कि अब उसके लिए खेल शुरू करने का सही समय आ गया है। इसके बाद उसने अपने गांव के अजय माली और रिश्तेदार बालमुकुंद मिश्र को शामिल कर हत्या की योजना बना डाली। कौन कहाँ होगा, कब और कैसे वार करना है, सब बारीकी से तय हुआ। अजय माली पहले ही पुलिस को इस योजना के बारे में बयान दे चुका था, जिसने बाद में सारी परतें खोल दीं। लेकिन जब विनोद की गिरफ्तारी हुई और ये खुलासा हुआ कि उसके भी रिया से शारीरिक संबंध थे, तब भोला प्रसाद और उनका पूरा परिवार शर्म और हैरानी से भर गया। ये सच्चाई उनके लिए किसी गहरे जख्म से कम नहीं थी। समाज में उठते सवाल और रिश्तों पर लगे दाग ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। आखिरकार 20 जनवरी 2008 को पुलिस ने विनोद को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल फतेहपुर भेज दिया गया। इस तरह एक लालच, हवस और सत्ता की भूख ने एक बेटी, एक पत्नी और एक परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए खंडहर बना दिया।